से शुरुआत की थी कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल को क्यों बोला जाता है, इसके बारे में पढ़ा। फिर हमने इसकी डिस्कवरी पढ़ी थी कि रॉबर्ट हुक ने इनकी डिस्कवरी की थी 1665 में। देन उसके बाद किस तरीके से डिस्कवरी हुई ये पढ़ा था हमने। फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जाना था कि जैसे सेल की जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनकी डिस्कवरी किसने की, जैसे कि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने फर्स्ट फ्री लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की। हालांकि सेल की डिस्कवरी पहले हो चुकी थी रॉबर्ट हुक के द्वारा, लेकिन वो डेड सेल थी। उसके अलावा पुरकिन जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म सेल के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसके बारे में बताया था। ठीक वैसे ही कुछ और साइंटिस्ट थे, स्लीडन स्वान, जिन्होंने क्या बताया था, सेल थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन किया था। फिर हमने ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन पढ़ा था किसके बेस पर, कि अगर वो ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से मिलकर बना है तो यूनिसेलर, बहुत सारी सेल से मिलकर बना है तो मल्टी सेलर। ये कुछ हमने एग्जाम्पल भी पढ़ लिए थे। फिर हमने ये देखा था कि हमारी बॉडी में भी चाहे एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है लेकिन उसकी बॉडी में बहुत सारी तरह की सेल्स पाई जाती हैं, और वो जो सेल की शेप अलग अलग होती है, टाइप अलग अलग होता है, वो किसके बेस पर होता है, उनके फंक्शन के बेस पर होता है। देन हमने ये पढ़ा था कि सेल को, जो चैप्टर का नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्यों दिया गया इस चैप्टर को ये नाम, कि क्योंकि हमने इसमें ये देखा था कि एक सिंगल सेल है वो पूरे ऑर्गेनिज्म को बना रही है। सेकंड, कि एक सिंगल सेल है अमीबा जैसे ऑर्गेनिज्म में, पैरामीशियम जैसे ऑर्गेनिज्म में सारे के सारे जो काम है वो उसी एक सेल के द्वारा किए जा रहे हैं। और उसके अलावा हमने ये देखा था कि इसको फंक्शनल यूनिट, क्योंकि ये कोई भी सेल है वो हर एक काम को अपने ढंग से कर रही थी तो इसलिए इसको फंक्शनल यूनिट भी बोला गया। और जैसे हमने एग्जाम्पल भी लिया था कि एक घर को बनाने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट हमारा एक ईंट होता है, फिर उससे दीवारें खड़ी होती है, तो ठीक वैसे ही एक ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, सेल होगा। तो इसलिए हमने इसको क्या बोला गया, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। फिर हमने ये पढ़ा कि सेल किससे मिलकर बनी होती है, तो सेल जो होती है वो आपकी मेन, अगर हम आउटर स्ट्रक्चर की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सबसे सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और उसके अलावा न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या किन नामों से जाना जाता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्यों, क्योंकि ये सिलेक्टिव चीज़ों को परमिशन देती है अंदर और बाहर आने जाने की। किसकी बनी होती है, तो इन सब के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस हम कर चुके हैं। और देन उसके बाद किन चीज़ों को ये अंदर बाहर आने जाने दे रही है, कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को, वाटर को। तो जिन प्रोसेसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जिस प्रोसेस के थ्रू एक्सचेंज होते हैं उसको बोला जाता है डिफ्यूज़न, एंड जिस प्रोसेस के थ्रू वाटर एक्सचेंज होता है उसको क्या बोला जाता है, ऑस्मोसिस। दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि दोनों में ही कंसंट्रेशन हायर टू लो की तरफ फ्लो होगा। फिर हमने ये पढ़ा था, हमने 3 तरह की हम यहाँ पर सॉल्यूशन बनाएंगे। एक ऐसा होगा जो हाइपोटोनिक होगा, दूसरा हाइपरटोनिक होगा और तीसरा आइसोटोनिक होगा। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो किसके बेस पर होगा, वो वाटर लेवल की के ऊपर होगा, कि जो कहीं पर सेल के अंदर वाटर का लेवल हाई होगा तो कहीं पर सेल के बाहर एनवायरनमेंट में जो है वाटर का लेवल हाई होगा। देन उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि प्लाज्मोलिसिस क्या होता है। तो हमने ये पढ़ा था कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में कि उसके अंदर क्या होता है कि सेल के अंदर पानी का लेवल ज़्यादा होता है और सेल के बाहर का एनवायरनमेंट जो ऐसा होता है जहाँ पर वाटर का लेवल कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। तो ऑटोमेटिकली वाटर अंदर से किसकी तरफ फ्लो करेगा, बाहर की तरफ। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, प्लाज्मोलिसिस। देन हमने एंडोसाइटोसिस पढ़ा कि एंडो यानी कि अंदर लेकर जाना, एंटर करवाना, साइटोसिस यानी कि सेल की। तो अमीबा जैसे जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर फूड जो है एनगल्फ हो जाता है। जब भी उसको फूड अपने चारों तरफ दिखाई देता है तो वो अपने फाल्स फीड निकाल लेता है और उस फूड को अपने अंदर एनगल्फ कर लेता है। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एंडोसाइटोसिस। और वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने का प्रोसेस क्या कहलाता है, एक्सोसाइटोसिस। एक्सो यानी कि एग्जिट करवा देना, साइटोसिस यानी कि सेल से। तो जिस चीज़ को सेल से बाहर एग्जिट करवाया जा रहा है दैट इज एक्सोसाइटोसिस, और सेल के अंदर एंटर करवाया जा रहा है दैट इज एंडोसाइटोसिस। आज का हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है सेल वॉल, जो हम पूरी डिटेल में करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो ये सेल वॉल होती है, ठीक है, तो सेल वॉल क्या होती है। मान लो यहाँ पर कोई भी हम एक सेल बनाते हैं तो सेल में क्या होता है,
सबसे पहले ये सिर्फ और सिर्फ किस में पाई जाती है, ये सिर्फ प्लांट में पाई जाती है। प्लांट की जो सबसे बाहर वाली लेयर होगी उसको हम क्या बोलेंगे, सेल वॉल बोलेंगे। नॉन लिविंग होती है, यानी कि किसी तरीके की इसमें कोई भी लिविंग सेल नहीं होती। फुल्ली परमिएबल, फुल्ली परमिएबल, अभी हमने पीछे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल पढ़ी है, उसमें हमने क्या पढ़ा, सेमी परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि वो कुछ एक चीज़ों को अंदर और बाहर आने जाने देते हैं, लेकिन ये फुल्ली परमिएबल है, यानी कि ये हर एक चीज़ को सेल के अंदर और बाहर आने जाने देगी। इट गिव्स प्रॉपर शेप, उसके अलावा और फंक्शन क्या है, प्रॉपर शेप देती है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवा देती है, रिजिडिटी हार्डनेस प्रोवाइड करवाती है। इट प्रोटेक्ट एक्वेटिक प्लांट लिविंग इन हाइपोटोनिक मीडियम बाय प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम ब्रस्टिंग, यानी कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पानी में रहते हैं, एक्वेटिक प्लांट, तो उनको ब्रस्ट करने से, उनको फटने से क्या करती है, बचाती है। तो यहाँ पर देखो ये सबसे बाहर जो ये मिडल लैमिला, मिडल लैमिला क्या होता है, दो सेल के बीच का जो गैप होता है, जो वहाँ पर एक लेयर पाई जाती है, दैट इज मिडल लैमिला। फिर उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्चरी सेल वॉल। ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी है, ये डिपेंड करती है उनकी फॉर्मेशन के ऊपर। देन उसके बाद क्या आ जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पर ये प्राइमरी सेल वॉल है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी। और ये किसकी बनी होती है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये अलग अलग चीज़ की बनी होती है, यानी कि प्लांट में ये सेलुलोज की बनी होती है। कुछ एक ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जैसे फंगस, उसमें भी ये पाई जाती है, उसमें ये काइटिन की बनी होती है। उसके अलावा एल्गी वगैरह में भी ये पाई जाती है। तो इनका जो कंपोजिशन होती है वो अलग अलग होती है, वो डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म, किसी में ये हेम्नोसेलुलोज और पेक्टिन की भी बनी होती है। नेक्स्ट जो इसके बाद सबसे मेन पार्ट आता है, न्यूक्लियस। हमने इसकी डिस्कवरी के बारे में पहले पढ़ लिया, किसने की इसकी डिस्कवरी, रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, तो ये रॉबर्ट ब्राउन है जिन्होंने किसकी डिस्कवरी की है, न्यूक्लियस की। अब ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखो, ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, ये सेल के बिल्कुल सेंटर का पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पाया जाता है। सबसे ये जो सेंटर में ये डार्क सा आपको डार्क पर्पल कलर दिखाई दे रहा है, दैट इज न्यूक्लियोलस। ठीक है, और यहाँ पर ये देखो, ये इनकी डबल लेयर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेल्प कहा जाता है। तो ये जो न्यूक्लियर एनवेल्प है, इसके अंदर कहीं कहीं पर क्या पाए जा रहे हैं, पोर्स पाए जा रहे हैं। इन्हीं पोर्स को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर पोर। अब जैसे हमने ये पढ़ा था साइटोप्लाज्म की सेल मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लियस है उसके बीच में फ्लूइड पाया जाता है, दैट इज साइटोप्लाज्म। तो ठीक वैसे ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर भी एक फ्लूइड पाया जाता है, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये जो थ्रेड की तरह आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं, क्रोमेटिन। ठीक है, तो ये डीएनए, क्रोमेटिन, इनके बारे में आप आगे डिटेल में पढ़ोगे, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमेटिन क्या है। तो जो यही क्रोमेटिन जब कंडेंस्ड फॉर्म में आ जाता है तो ये क्रोमोसोम में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो अब हम इसकी थोड़ी डिटेल करते हैं कि जो न्यूक्लियस है इसको किस नाम से, इसको क्या बोला जाता है। सबसे पहले ब्रेन ऑफ दी न्यूक्लियस, इसको किस नाम से जाना जाता है, ब्रेन ऑफ दी सेल। सेल का ब्रेन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती है उन सबको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, न्यूक्लियस का। अभी हमने इसका स्ट्रक्चर देखा है, डबल लेयर होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसकी चारों तरफ की लेयर को बोला जाता है, जिसके अंदर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिसको हमने न्यूक्लियोपोर्स नाम दिया है। न्यूक्लियस के अंदर भी एक फ्लूइड या लिक्विड पाया जाता है जिसको हमने क्या कहा है, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसमें दो तरह के मटेरियल पाए जाते हैं, एक होता है न्यूक्लियस जो आपको डार्क सा स्ट्रक्चर दिखाई दिया है, और यहाँ पर बीच में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, क्रोमेटिन। यही जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये आगे फर्दर कोइल्ड हो जाता है, कंडेंस्ड हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है, क्रोमोसोम। और जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, जीन्स पाए जाते हैं, और यही जो जीन्स होते हैं ये आगे इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं पेरेंट से चिल्ड्रन में। तो यहाँ पर एक स्मॉल जो स्ट्रक्चर आपको डार्क पर्पल कलर का दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो पर्पल कलर का जिसको हमने क्या बोला है, न्यूक्लियोलस बोला है, ये न्यूक्लियस के सेंटर में पाया जाता है।
और ये न्यूक्लिक एसिड आरएनए को बनाने में हेल्पफुल होता है। और इसके अलावा न्यूक्लियस ही एक ऐसी साइट, एक ऐसी जगह है जहाँ पर क्या बन सकते हैं, राइबोसोम भी बन सकते हैं। जब भी सेल डिवाइड होगी तो उसमें सेल डिवीज़न के बाद होता क्या, एक्चुअल सेल डिवीज़न में ये जो क्रोमेटिन जो आपको इस तरीके से धागे की तरह दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ये जो क्रोमेटिन दिखाई दे रहे हैं धागे की तरह, ये जो क्रोमेटिन है ये कंडेंस्ड हो जाएंगे और कंडेंस्ड होने के बाद क्रोमोसोम में चेंज हो जाएंगे। एक्चुअल जो क्रोमोसोम्स होता है उसमें क्या पाया जाता है, डीएनए और प्रोटीन से ये मिलकर बना होता है। देन जो न्यूक्लियस होता है उसमें फर्दर सेल डिवीज़न होती रहती है, तो उससे कुछ ना कुछ प्रोटीन वगैरह सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है और वो स्टोर होता रहता है। अगर हम फंक्शनल यूनिट की बात करें कि क्रोमोसोम में काम करने वाली यूनिट कौन सी है, तो वो क्या होती है, जीन्स होते हैं और यही हमारे कैरियर कहलाते हैं इन हेरिडिटी को, यानी कि हमारे जो पेरेंट्स से जो भी फीचर्स आते हैं वो किसकी हेल्प से आते हैं, इन्हीं जीन्स की हेल्प से आते हैं। नेक्स्ट इसका जो मेन पार्ट है तीसरा, दैट इज साइटोप्लाज्म। तो अभी तक हमने 3 मेन पार्ट पढ़ लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, और न्यूक्लियस, और तीसरा हम पढ़ने वाले हैं साइटोप्लाज्म। ये प्लांट, एनिमल सभी सेल्स में पाया जाता है, लेकिन इसके अलावा एक हमने और पढ़ा था सेल वॉल, जो सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है, प्लांट में, एनिमल में वो नहीं पाया जाता। साइटोप्लाज्म एक्चुअल में क्या है, ये जो आपको डॉट लाइक ये फ्लूइड दिखाई दे रहा है, ये जो सारा फ्लूइड होता है इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और यहाँ पर ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जितना भी एरिया है, यहाँ पर जो भी फ्लूइड पाया जाएगा उसको हम साइटोप्लाज्म कहेंगे, ठीक है। और ये मेन मीडियम होता है एक तरीके से, जितनी भी रिएक्शन होंगी सेल के अंदर वो सारी यहीं पर होंगी। अब इसमें क्या और इसके अलावा पाया जाता है इस फ्लूइड में, इस फ्लूइड में बहुत सारी ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं। वो ऑर्गेनेली कौन कौन सी हो सकती हैं उसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, लाइजोसोम हो सकता है, राइबोसोम हो सकता है, गोल्जी बॉडी हो सकती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकता है, और इन सब के फंक्शन क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अब अगर हम न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच के फ्लूइड की बात करें उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है वो भी हमने पढ़ा न्यूक्लियोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो दोनों कंबाइंडली क्या बना देंगे, प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन। तो पीछे हमने यूनिसेलर और मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म का बारे में बात की। वो हमने ये पढ़ा था कि उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, अगर वो एक सेल से मिलकर बना है तो यूनिसेलर, और अगर एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बना है तो मल्टी सेलर। अभी इसी तरीके से हम ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। और ये जो क्लासिफिकेशन है ये सेल के स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर है कि सेल का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से, अगर वो वेल डिफाइंड है, उसमें सारी ऑर्गेनेल्स हैं, तो उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, और अगर वो वेल डिफाइंड नहीं है, उसमें सारी ऑर्गेनेल्स डेवलप नहीं है, तो हम उसको किस में रखेंगे। तो 2 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, पहला है प्रोकैरियोट और दूसरा है यूकैरियोट। प्रोकैरियोट 2 पार्ट में अगर हम इसको डिवाइड करें तो जो प्रो है, प्रो को आप प्रिमिटिव से, पुराने से या उसे डिफाइन कर सकते हो, और कैरियोट, कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो यानी कि जिनका जो न्यूक्लियस है वो प्रिमिटिव है, पुराना है, ठीक है। पुराना होगा तो उसमें इतना ज़्यादा सिस्टम डेवलप नहीं हुआ होगा, तो उस तरीके का अगर किसी का न्यूक्लियस है तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोट। तो इसमें क्या होगा, इनके ऑर्गेनिज्म में डोंट हैव वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पूरी तरह से डेवलप नहीं होगा। अब न्यूक्लियस डेवलप अगर होगा भी तो यहाँ पर कुछ फ्लू अलग से कोई बाहर उनके न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई बाउंड्री नहीं बनी होगी, डोंट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, जैसा कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। लेकिन यूकैरियोट की बात करें तो इनमें अभी हमने ये जो न्यूक्लियस हमें दिखाई देगा, ये इस तरीके का, ये जो न्यूक्लियस है ये किसका होगा, यूकैरियोट्स का, ठीक है। यूकैरियोट्स में क्या होगा कि ये मान लो अगर पूरी सेल है तो इस सेल के अंदर
जो सेल होगी उसके अंदर एक पर्टिकुलर एरिया कवर किया होगा न्यूक्लियस ने, और उसने एक बाउंड्री बना रखी होगी, न्यूक्लियर एनवेल्प उसके चारों तरफ होगा। लेकिन प्रोकैरियोट में ऐसा नहीं होगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यूकैरियोट्स में अमीबा, अनियन सेल, ये सारे इसके एग्जाम्पल आते हैं। साइज़ क्योंकि प्रोकैरियोट्स में इतना वेल डिफाइंड है नहीं, तो साइज़ छोटा ही होगा, 1 से लेकर 10 माइक्रोन तक होता है। लेकिन यूकैरियोट्स का न्यूक्लियस क्या होता है, बड़ा होता है। न्यूक्लियस रिजोन इज विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सो इट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो यहाँ पर न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, ठीक है। तो डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर से दिखाया जाता है, तो इसलिए इसको न्यूक्लियोइड बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड एरिया होता है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। सिंगल न्यूक्लियर क्रोमोसोम इसमें पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में, तो यूकैरियोट्स में वेरी कर जाते हैं, एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स भी पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो 46 क्रोमोसोम्स या फिर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अब क्योंकि यहाँ का इनका न्यूक्लियस ही पुराना है, इतना एडवांस नहीं है, तो इसमें ऑर्गेनेल्स भी वेल डिफाइंड नहीं होंगी। मोस्ट ऑफ ऑर्गेनेल्स क्या होंगी, एब्सेंट होंगी। लेकिन यूकैरियोट्स में क्या होंगी, ऑर्गेनेल्स भी पाई जाएंगी, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल ये देखो, ये प्रोकैरियोट्स है एंड दैट इज यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में क्या है, न्यूक्लियोइड है, यानी कि इसके चारों तरफ कोई वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन नहीं दिखाई गई है न्यूक्लियस के चारों तरफ। यहाँ पर ये सेल वॉल है, ठीक है, इस तरीके का, और कोई सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पर नहीं है। सिर्फ एक सेल ऑर्गेनेल्स पाई जाती है, राइबोसोम, जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाई जाती है। उसके अलावा और कोई भी सेल ऑर्गेनेल प्रोकैरियोट्स में नहीं पाई जाती। लेकिन वहीं पर यूकैरियोट्स का देखें तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और ये सेंटर में न्यूक्लियोलस है जहाँ पर सारी की सारी रिएक्शन सेल की होनी है। उसके अलावा ये जस्ट न्यूक्लियस के साथ चिपकी हुई है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो फ्लूइड है जहाँ पर ये सारी ऑर्गेनेल्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो फ्लूइड है ये क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म। तो ये सेल यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है। कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेल्स हो सकती हैं, तो देखो अभी हमने मेन पार्ट हमने पढ़ लिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा, न्यूक्लियस सेंटर में होता है, साइटोप्लाज्म फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड के अंदर क्या पाई जाती हैं, ऑर्गेनेल्स पाई जाती है। तो कौन कौन सी हैं, सबसे पहले ये देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बारे में भी हम डिटेल पढ़ेंगे कि इसको रफ एंडोप्लाज्मिक क्यों बोला गया, और इधर इसके साथ दूसरी साइड देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, इसको स्मूथ क्यों बोला गया। इसके अलावा सेंट्रियोल जी एक ऐसी ऑर्गेनेल है जो सिर्फ किसमें पाई जाएगी, एनिमल में। जैसे हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा था वो सिर्फ किसमें थी, प्लांट में, तो ठीक सेंट्रियोल सिर्फ किसमें पाई जाएगी, एनिमल में, प्लांट में नहीं होगी। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोल